खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत के होश ठिकाने आए हैं। उसने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर सरकारी इमलाक को मुबैना नुकसान पहुंचाने की बाजियाबी से मुतालिक वसूली नोटिस वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालत को बताया है कि 274 एहतजाजियों के खिलाफ वसूली नोटिस को वापस लिया गया है। अदालत ने मजीद कहा है कि इस मामले में कार्रवाई के दौरान कुर्क की गई जायदादें भी हुकूमत छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि इस मामले में वो नए कानून के तहत कार्रवाई करे और ट्रिब्यूनल से रुजू करे। यूपी में सीए और एनआरसी के हिंसा के दौरान वसूली के नोटिस को वापस लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी कि उन्होंने सीए एनआरसी के हिंसा को लेकर 274 लोगों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया था उस जारी नोटिस को वापस ले लिया है और उनके खिलाफ जो केस बनाए गए थे उसको रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा कि वो न केवल नोटिसेस वापस लें बल्कि उन तमाम आरोपियों के द्वारा जो तमाम प्रॉपर्टी जब्त की गई है उन तमाम प्रॉपर्टी को भी वापस करे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश न जारी करे जिससे उन तमाम लोगों की जब्त प्रॉपर्टी को वापस किया जाए। दोनों लोगों को यानी कि दोनों पक्षों को, उत्तर प्रदेश सरकार और बचाव पक्षों को नए बनाए हुए ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने की बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जब नया कानून आ गया है तो उस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाए। पुराने कानून को अगर रद्द कर दिया गया है तो उस कानून के तहत उठाए गए सभी नियम को नहीं माना जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इस समय ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर इसका असर पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ऐसे में इस आदेश का असर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कैसे पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करते हुए उन तमाम लोगों को राहत दी है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने साफ तौर से यह कहा था कि सीएनआरसी को लेकर जो तमाम नोटिस जारी किए जाएंगे उस तमाम नोटिसों को वापस लिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत उन तमाम लोगों को दी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी नोटिस को वापस लेने की मांग की थी। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। मौलाना सैफ अब्बास ने इस मामले पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि हमें अदलिया पर यकीन था और हमें राहत मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के कदम वापस लेने पर यह वाज़ेह हो गया है कि एहतजाजियों के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने सवाल किया है कि अब हुकूमत की तरफ से कौन माफी मांगेगा, जबकि ताहिरा हसन का कहना है कि ऐसे फैसलों से दस्तूर के तय लोगों का एतमाद बहाल होता है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जुल्म का मुजाहरा किया था और नाजायज़ तरीके से यहाँ के उन लोगों के ऊपर के जो अपनी संविधान के तहत एहतजाज कर रहे थे और मुआवजे के नोटिस भेजे थे, सुप्रीम कोर्ट इसमें कई दफ़ा इस बात को कह चुका था और अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त तरीके से आर्डर आया था कि आप इसको वापस लें वरना मैं इसको जो हूँ रद्द कर दूंगा। मुझे मालूम है क्या करना है। मैं समझता हूँ आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वापस लिया है, चूंकि आज 18 तारीख है, आज लगा हुआ था वो, तो उससे पहले ही इन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जो अपने कदमों को वापस खींचा है, इसका मतलब जो इन्होंने अभी तक किया है वो गलत था, ज्यादती थी। इसके लिए कौन माफी मांगेगा, इसके लिए कौन निदामत का इजहार करेगा, इसके लिए कौन शर्मिंदा होगा, ये बात जनता के सामने आ गई है कि एक प्रदेश का मुखिया किस तरीके से अपने प्रदेशवासियों पे अत्याचार कर रहा था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च अदालत है, उसकी एक बेंच जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी और सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने जो ये एक पूरी तरह से एक सख्त लहजे में उत्तर प्रदेश सरकार से को कहा है कि वो जो उन्होंने सीए में नोटिसेस, रिकवरी की नोटिसेस जारी की थी, उसको
तुरंत वापस ले लें, फौरन वापस ले लें, वरना कोर्ट उसको क्वैश कर देगा, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। क्योंकि जाहिर उस पे बहुत से इनोसेंट लोग भी थे, बहुत से इतने गरीब लोग भी थे जो वहां पे थे भी नहीं, जिनके पास रिकवरी के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कोर्ट का ये डिसीजन आम जनता के हित में है और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ हमारे इंस्टीट्यूशन का ये जजमेंट है। अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 38 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से जायद अफराद हलाक हुए थे, जबकि 200 से जायद जख्मी भी हुए थे। ऑनरेबल द डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री AR पटेल साहेबे कुल 38 आरोपीઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને લાઈફ ટાઈમની સજા કરેલી છે। હવે જે આરોપીઓને મૃત્યુદંડ કરવામાં આવેલો છે તે આરોપીઓનું નામ હું જણાવું છું। તોહમતદાર નંબર 1 જાહિદ કુતબુદ્દીન શેખ, તોહમતદાર નંબર 2 ઇમરાન શેખ, ઇકબાલ કાસમ શેખ, શમસુદ્દીન સાબુદ્દીન શેખ, ગ્યાસુદ્દીન ગ્યાસુ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन नागरी, आमिर परवाज, शिबली मुस्लिम, सफदर हुसैन नागरी, हाफिज हुसैन मुल्ला, मोहम्मद साजिद सलीम, सज्जाद गुलाम ख्वाजा मंसूरी, मुफ्ती अबू बसर शेख, अब्बास उमर समेजा, जावेद अहमद, सगीर अहमद शेख, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसाक मंसूरी, अफजल उस्मानी, सादुली हारिफ मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर पठान, आमिन राजा, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक उर्फे जावेद, तौसीफ खान पठान। आ सिवायना जे आरोपीओ छे तेओ लोकोने ज्यां सुधी जीवे त्यां सुधीनी लाइफ टाइमनी सजा करवामां आवेली छे। टोटल जो जजमेंट जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ने के बाद में ही आगे उन्होंने क्या माना है, मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है। वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। कर्नाटक में हिजाब की मुखालफत में अथनी शहर की कॉलेज में 10 से ज्यादा तलबा केसरी शॉल पहनकर आए। ये तलबा हिजाब की मुखालफत में केसरी शाल पहनकर मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस ने केसरी शाल पहनकर आए तलबा को बाहर भेजा। कल यहां हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया था। कर्नाटक में हिजाब के लिए तालिबात का एहतजाज जारी है। चित्रदुर्ग में सरकारी PU कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को कॉलेज के गेट पर रोका गया, जिसके बाद वहां तैनात खवातीन पुलिस एहलकार और तालिबात के बीच बहस हुई। खातून पुलिस एहलकारों ने धक्के देकर तालिबात को बाहर भेजा। पुलिस ने कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का लड़कियों को मशवरा दिया। इधर मडखेरी के जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को वापस भेज दिया गया है। कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा मुसलसल जारी है। एक मुस्लिम खातून चांदनी नामी गेस्ट लेक्चरर ने
टमकूर की JNPU कॉलेज में इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज इंतजामिया ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा था। चांदनी 3 साल से हिजाब पहनकर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही थी। गेस्ट लेक्चरर ने अपने बयान में कहा है कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि हिजाब या कोई और मजहबी अलामत का मुजाहरा किए बगैर तदरीसी खिदमात अंजाम दे। इससे मेरे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ JNPU ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. हिजाब तनाजे के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आ रही है। हिजाब तनाजे पर KPCC सदर DK शिव कुमार का बयान आया है। कर्नाटक में यूनिफॉर्म के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं थी। 5 फरवरी को अचानक क्यों गाइडलाइंस जारी की गई है। एक कॉलेज में हिजाब का मसला था, पूरी रियासत में इस मसले को क्यों फैलाया गया। कांग्रेस पार्टी लड़कियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस सदर की जानिब से इस वक्त एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में यूनिफॉर्म के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं थी। 5 फरवरी को अचानक क्यों गाइडलाइंस जारी की गई। एक कॉलेज में हिजाब का मसला था, लेकिन पूरी रियासत में इस मसले को फैलाया गया। कांग्रेस पार्टी लड़कियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने लड़कियों के साथ खड़े होने का दावा किया है। हिजाब तनाजे पर KPCC सदर DK शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कर्नाटक में यूनिफॉर्म के सिलसिले में कहा कि कोई भी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अचानक गाइडलाइंस जारी क्यों की गई। 5 फरवरी को अचानक इसका लाए अमल क्यों किया गया। एक कॉलेज में हिजाब का मसला था, लेकिन पूरी रियासत में अब इस मसले को हवा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी लड़कियों के साथ खड़ी है। हिजाब मामले पर पूरे मुल्क में इस वक्त तनाजा देखने को मिल रहा है। ये तनाजा कर्नाटक से होते हुए अब पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है। अब इसी के ताल्लुक से कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अचानक गाइडलाइंस क्यों जारी की गई। ये महज एक कॉलेज का मसला था, लेकिन पूरी रियासत में इस मसले को क्यों फैलाया गया। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लाउड स्पीकर अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद की मुहिम मालवा नमाड़ के बाद अब महाकौशल में भी पहुंच गई है। इंदौर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ पहले मुहिम वकीलों के जरिए शुरू की गई थी। इसके बाद इस मुहिम में विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल हो गए। जबलपुर के गमापुर थाने की 3 मसाजिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद के कारकुनान ने न सिर्फ थाने के सामने एहतजाज किया, बल्कि मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने जाने के साथ मसाजिद के दस्तावेज पे जांच करने की मांग की। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ये बताएं कि लाउडस्पीकर का अब मामला आया है। इनिशा मामला सिर्फ लाउड स्पीकर का नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर के साथ साथ मसाजिद के दस्तावेज की जांच का भी मामला सामने आ गया है। क्योंकि जो मुहिम जो है जनवरी में जो शुरू की गई थी, 6 जनवरी को इंदौर से शुरू हुई थी, इंदौर के साथ साथ पूरे मालवा में पहुंची और मालवा के बाद निमाड़ और खंडवा होते हुए मुहिम महाकौशल पहुंच गई है। और महाकौशल में अब जो है न सिर्फ मस्जिद से अजान लाउड स्पीकर से देने वाली अजान की बात की जा रही है, बल्कि अब मसाजिद में जो वहाँ पर दस्तावेज है
उस दस्तावेज की जांच करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा गया कि जो है वहाँ पर मसाजिद में जो लोग आते हैं वो शरपसंद अनासिर है, जिसकी वजह से जबलपुर गमापुर थाना के आसपास जो भी जराइम बढ़ रहे हैं वो मसाजिद की वजह से बढ़ रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद मदद करने के लोगों ने वहाँ पर अपना मेमोरेंडम देकर इसकी जाँच करने की मांग की है। वहीं पर अगर मुस्लिम तंजीमों की बात करें, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की बात करें या फिर माइनॉरिटीज यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन्होंने इस पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर कहीं पर कोई भी चीज़ होती है तो हुकूमत को जांच करना चाहिए और हुकूमत के अलावा अगर कोई इस तरह की तंजीम जो है वो शर पैजराने का काम करती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इंशाअल्लाह। मेहताब, क्या इस मामले में जिला इंतजामिया ने अपनी मुदाखलत की? ये देखिए, जिला इंतजाम वहाँ पर जो है एसडीएम से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का मेमोरेंडम हमें मिला है और मेमोरेंडम जो है जिस पर जो कानूनी पहलू होगा उस पर उसकी जांच की जाएगी। कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं पर अगर इस मामले की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो वजीर दाखिला है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि गुज़िश्ता दिनों जो है उनके पास भी एक मेमोरेंडम दिया गया है, उसकी जाँच की जा रही है। जी मेहताब, आसपास के इलाके के अवाम का क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, आवाम का कहना है कि मस्जिद की जो आज़ान है वो 5 वक्त की आज़ान होती है और उसकी जो लाउड स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी, जो डेंसिटी, उसकी हिसाब से आज़ान दी जाती है। ये इल्ज़ाम लगाना कि दिन भर माइक बजता रहता है, मस्जिद में इस तरह का काम नहीं होता। मसाजिद जो वहाँ पर गमापुर थाना में 3 मस्जिद है, उसमें एक मस्जिद के अंदर मदरसा चलता है और सभी लोगों को मालूम है कि मदरसा आज से नहीं, जो है ज़माने से चल रहा है। और उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि यहाँ से शरपसंद अनासिर और जराम पेशा अनासिर होते हैं तो उसको जो है कबूल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत से और वहाँ की जिला इंतजामिया से मांग की है कि पूरे मामले की जाँच की जाए और वो लोग जो मस्जिद और अजान को नाम पर जो शर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जी बिल्कुल मेहताब, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में आम आदमी के खिलाफ तमाम पार्टियां मुत्तहिद हो गई है। उनका एक ही मकसद है, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। केजरीवाल के मुताबिक सभी पार्टियां बदउनवान हैं और वो पंजाब के मंजरनामे में आम आदमी के आने से ये पार्टियां खौफजदा है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर मुल्क को बांटने का संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी जांच एजेंसियां इतने बरसों से क्या कर रही थी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुमार विश्वास के इल्जामात पर तंज भी किया है कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन के साथ किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखी है। आइए देखते हैं चंचल कुमारी और अद्वैत कोल्हार पर। मैं हूँ चंचला कुमारी, हथवाल, रांची, झारखंड से। मुझे लगता है मैंने रेसलिंग को नहीं चुना, रेसलिंग ने मुझे चुना है और अब रेसलिंग ही मेरा जुनून है। हमारा स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए मैंने चंचला को अकादमी डाले ताकि वो अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से खेल कर पाएगी। मैं 5 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और अभी तक मैंने स्टेट लेवल पे गोल्ड और नेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंटरनेशनल में क्वालिफाइड हुई। I think life is full of colors. I fill mine with my favorite one.
My name is Advait Kolarkar and I am an abstract artist. Abstract art is something where you can paint with anything. अद्वैत को लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जिस तरीके से वो टेक्सचर्स, कलर्स, डिफरेंट कंपोजिशन बनाता है, उसके जैसा कंपोजिशन कोई और बच्चा इस उम्र में बना सकता है। There is no right and wrong in abstract art. And most important part is that everyone sees it differently. What I see as a galaxy, you might see it as an ocean. अद्वैत बस 2 साल का ही था जब उसका पहला पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ। उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस इंटरनेशनल लेवल पे हुई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में। इस एपिसोड में आइए शुरुआत करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से। SHYB की टॉप 10 होल्डिंग लिस्ट में वापसी। ऑन चेन डेटा सर्विस प्रोवाइडर वेलस्टेट ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया कि शिबा INU में अब सबसे बड़े 1000 एथेरियम निवेशकों के टॉप 10 कॉइन्स की सूची में शामिल हो गया है। SHYB इन्वेस्टर्स ने इस नए हिस्टोरिकल पीक में जगह बना ली है। अलग अलग चेन्स में टॉप 1000 होल्डर्स का डेटा कलेक्ट और शेयर करने वाले वेलस्टेट के अनुसार मार्केट कैप के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कैनाइन क्रिप्टो शिबा INU में सबसे बड़े 1000 इथर वेल ऑन करने वाले टॉप 10 कॉइन्स की सूची में वापसी कर ली। इन इन्वेस्टर्स के पास अब जो शिबा INU की टोकन है, उस हिसाब से फरवरी के दूसरे वीक में ये उनके पोर्टफोलियो का 16.15% बनता है। SHYB US डॉलर के वैल्यू के हिसाब से भी टॉप वेल्थ होल्डिंग का सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट्स है। टॉप 10 की इस लिस्ट में एथेरियम पहले और शिबा INU दूसरे नंबर पर है। $80 मिलियन बग एक्सप्लॉइट के बाद बनी एंड क्यूबिट DAO में तब्दील। बनी फाइनेंस और क्यूबिट की डेवलपमेंट टीम ने प्रोटोकॉल के उलट जाते हुए इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DAO में बदलने का फैसला किया है। हाल ही में पब्लिश एक ऑफिशियल पोस्ट में बनी फाइनेंस टीम ने घोषणा की कि क्यूबिट पर हुए एक्सप्लॉइट से $80 MN का नुकसान हुआ है। इससे टीम के लिए फुल स्केल पर काम करना अब संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने प्रोटोकॉल को भंग करने और कम्युनिटी को अथॉरिटी देने का निर्णय लिया है। आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि अब कम्युनिटी इंपॉर्टेंट डिसीजन देने का प्रभारी होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना और फी स्ट्रक्चर में बदलाव करना शामिल है। प्रोटोकॉल को DAO में बदलने के लिए डेवलपमेंट टीम ने बनी के लिए वॉल्ट बंद कर दिया है, यानी अब नेटिव टोकन को मिंट नहीं करेगा। टीम क्यूबिट ने लेवरेज्ड फार्मिंग वॉल्स और सिंगल एसेट वॉल्स को भी बंद कर रही है, जिसका इस्तेमाल एसेट्स बोरो करने के लिए किया गया था। बिनांस फोर्ब्स में $400 M हिस्सेदारी हासिल करने को तैयार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस 2022 Q1 तक बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ये मीडिया कंपनी डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पैठ को दोगुना करने के लिए उत्सुक है। क्रिप्टो फर्म फोर्ब्स में $400 MN का निवेश करेगी। अपने पूंजी निवेश के अलावा बिनांस फोर्ब्स को डिजिटल एसेट्स और वेब3 रणनीति पर सलाह भी देगी। फोर्ब्स पर बिनांस सौदे के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए पब्लिकेशन के CEO माइक फेडरल ने कहा कि फोर्ब्स जटिलताओं को दूर करने और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सभी उभरती डिजिटल एसेट्स के बारे में उपयोगी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। फेडरल ने आगे बताया कि फोर्ब्स में बिनांस के निवेश के साथ अब उनके पास दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज और दुनिया के सबसे सफल ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स में से एक अनुभव, नेटवर्क और संसाधन है। तो क्रिप्टो की समझ में इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।